नमस्कार। HPRC की अपकमिंग एग्जाम्स के लिए हमने अलग से एक नई सीरीज चलाई है जिसको हमने अभ्यास HPRC करके जो है नाम दिया है। इस सीरीज में उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है वो कवर किया जाता है जो HPRC के द्वारा ऑफिशियली सिलेबस में मेंशन किए गए हैं, अपने नए सिलेबस में मेंशन किए गए हैं। और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं वो एज पर ऑफिशियल सिलेबस ही होते हैं और हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल से डिस्कस किया जाता है ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। हम डिस्कशन को स्टार्ट करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी अपकमिंग HPRC के पटवारी, GBT और आने वाले एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। देखिए, टेस्ट सीरीज के साथ आप जुड़ सकते हैं ताकि आप अपने स्टडी को प्रॉपर शेप दे सकें, अपनी कमियों को एनालाइज कर आगे बढ़ सके। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बोलते हैं बिफोर द नेम चेंज माउंट एवरेस्ट वाज नोन एज व्हाट नेम। तो बोलते हैं कि नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को केवल किस रूप में या फिर किस नाम से जो था वो जाना जाता था। अभी आप देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो आप पढ़ते हैं कि हाईएस्ट जो है वो माउंटेन पीक जो है वो आती है, तो आप माउंट एवरेस्ट के बारे में अभी पढ़ते हैं, परंतु इससे पहले इसका क्या नाम जो था वो हुआ करता था। तो इसका नाम हुआ करता था पीक 15 कर पीक XV कर इस तरह से पीक XV कर जो था वो इसका नाम जो था वो हुआ करता था। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की ही, तो ये जो है वो तिब्बत, चाइना और नेपाल के बीच में जो है वो आती है, हिमालयन रेंज में जो है ये आती है। अगर हम इंडिया में भी बात करते हैं हिमालयन रेंज की पीक की, तो कंचनजंगा पीक जो है वो आती है। ये इंडिया का जो सिक्किम स्टेट है उसका और नेपाल के बीच में जो है वो पड़ती है, तो ये भी आपने ध्यान रखना कि कंचनजंगा किसके बीच में पड़ती है। अगर हम बात बाकी भी हाईएस्ट पीक की करते हैं तो साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी आती है, तो अनामुडी पीक आती है एक, जिसको अन्नाई पीक भी बोलते हैं। ये केरल में आती है अनामुडी। ये जो है वो हाईएस्ट पीक है कहाँ की, साउथ इंडिया की। अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो माउंटेन रेंजेस आती हैं, जैसे कि एक एंड्स माउंटेन रेंज जो है वो आती है, एंड्स माउंटेन रेंज की जो है वो हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सी है, तो एक कोनकागुआ पीक कर आती है साउथ अफ्रीका में। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसका नाम, कोनकागुआ कर ये पीक आती है। ये जो है वो साउथ अमेरिका में आती है। ये हाईएस्ट पीक है एंड्स माउंटेन की। और वैसे ही अगर आप बात करेंगे अल्प्स माउंटेन की, तो अल्प्स की हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सी आती है। अल्प्स माउंटेन की हाईएस्ट पीक की अगर हम बात करें तो माउंट ब्लैंक कर एक पीक आती है वेस्टर्न यूरोप में। ये हाईएस्ट पीक है, यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ, माउंट ब्लैंक कर जो है ये पीक जो है वो आती है। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउंट किलिमंजारो जो है वो कहाँ पर आती है, तो माउंट किलिमंजारो जो है वो ईस्टर्न अफ्रीका में जो है वो आती है। तो ये आप माउंटेन पीक्स के बारे में ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हु प्रिजाइडेड ओवर द कत्थक स्वदेशी मीटिंग हेल्ड ऑन 20 अगस्त 1905। तो बोलते हैं कि 20 अगस्त 1905 को जो आयोजित की गई थी कटक में एक स्वदेशी बैठक, बोलते हैं इसकी अध्यक्षता जो था वो किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी अध्यक्षता की गई थी जानकी नाथ बोस के द्वारा। इनको जो है वो बाबू जानकी नाथ बोस भी जो था वो बोलते थे। तो ध्यान रखना है कि स्वदेशी मीटिंग जो 1905 में हुई थी वो कत्थक में जो था वो हुई थी। या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कत्थक में जो स्वदेशी मीटिंग हुई थी जानकी दास बोस की अध्यक्षता में, वो कौन से ईयर में हुई थी, तो वो 1905 में हुई थी। 20 अगस्त 1905 को ये मीटिंग जो था वो हुई थी। अगर हम स्वदेशी मूवमेंट की बात करते हैं तो बंगाल के विभाजन के बाद जो है ये स्वदेशी मूवमेंट जो है वो चलती है। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। उसके बाद ये स्वदेशी प्रोटेस्ट जो है या फिर स्वदेशी मूवमेंट जो था वो चली थी। ये एक तरह का प्रोटेस्ट ही था जो बंगाल के विभाजन के खिलाफ किया गया था। लोगों ने बंगाल के विभाजन का विरोध जो था वो किया था। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी, तो ध्यान रखना है कि 1905 में ही ये स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अच्छा, ये जो हम स्वदेशी मूवमेंट ऊपर पढ़ रहे हैं ना, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये 1905 में एग्जैक्टली स्टार्ट कब हुई थी, तो ये अगस्त के महीने में हुई थी। 7 अगस्त को जो था ये स्टार्ट हुई थी। 7 अगस्त को स्टार्ट हुई थी और इसलिए हम 7 अगस्त को जो है वो नेशनल हैंडलूम डे भी जो है वो मनाते हैं। तो नेशनल हैंडलूम डे हम कब मनाते हैं, वो 7 अगस्त को जो है वो मनाते हैं। तो इसके बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में कि नेशनल हैंडलूम डे हम कब मनाते हैं। नेशनल हैंडलूम डे जो
2025 में मनाया गया उसकी थीम क्या रखी गई थी? तो उसकी थीम भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो हैंडलूम्स एम्पावरिंग वुमेन एम्पावरिंग द नेशन, ये थीम जो था वो इसकी रखी गई थी। तो थीम भी आपको पता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन भी साथ में क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म व्हाट इज द फर्स्ट ऑफ द फोर नोबल ट्रूथ्स। तो बोलते हैं कि बुद्धिज्म के अनुसार बोलते हैं नोबल ट्रूथ जो बताए गए हैं उनमें से जो है वो फर्स्ट कौन सा नोबल ट्रूथ जो है वो आता है। तो उनमें से जो है वो 4 तरह के नोबल ट्रूथ बताए गए हैं, जिसमें पहला जो नोबल ट्रूथ बताया गया है वो बताया गया है डिजायर काउजेज सफरिंग। डिजायर काउजिंग सफरिंग का क्या मतलब हुआ? मतलब जो दुख होते हैं वो जो है वो कैसे आते हैं? तो सफरिंग जो आदमी करता है वो कैसे करता है? जब उसकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो जितनी लिमिटेड इच्छाएं होंगी उतना ही कम सफ़र जो है वो आप करेंगे। अब देखिए दुख आएगा कैसे? अगर आपने सोच लिया कि हम ना यूपीएससी का एग्ज़ाम निकाल लेंगे, उसके लिए मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं। मेहनत आप कर रहे हैं एचएस लेवल की, और मेहनत आप कर रहे हैं क्लरिकल लेवल की, और सपने ले रहे हैं यूपीएससी लेवल के। तो वहाँ से क्या है, इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं और मेहनत उस हिसाब से है नहीं। तो वो हो गया कि डिज़ायर काउजिंग सफरिंग, पहला इसमें ये आता है। दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है द ट्रूथ ऑफ द काउज ऑफ सफरिंग। मतलब ये जो सफ़र आप कर रहे हैं इसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? तो इसकी उत्पत्ति दुख, लालसा, आसक्ति और अज्ञान से जो है ये उत्पन्न होता है। और तीसरा जो है द ट्रूथ ऑफ द एंड ऑफ सफरिंग, मतलब उसका निवारण क्या है, उसका निरोध क्या है। ठीक है, वो तीसरा जो है वो ट्रूथ आता है। चौथा ट्रूथ बताया गया है मार्ग का, द ट्रूथ ऑफ पाथ लीडिंग टू द एंड ऑफ सफरिंग। मतलब वो रास्ता आपको अपनाना है, सही समझ आपका, सही विचार आपका, सही वाणी आपकी, सही कर्म आपका, सही आपका प्रयास होना चाहिए, आजीविका सही होनी चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए, सजगता होनी चाहिए। ये जो है वो चीज़ें आपको जो है वो आपकी सफरिंग को जो है वो कम करेंगी। तो ये सब जो है वो कहा गया है बुद्धिज्म में। तो 4 ट्रूथ हमने पढ़ लिए। आगे बोलते हैं यहाँ पर हाजी शरियतुल्लाह वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट। तो हाजी शरियतुल्लाह बोलते हैं किस मूवमेंट के साथ जो था वो इनमें से जुड़े हुए थे। तो हमने अलग अलग मूवमेंट जो है वो पढ़ रखी हैं। अगर हम बात करें हाजी शरियतुल्लाह की, तो ये फर्जी मूवमेंट के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। फर्जी मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं तो यहाँ से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं। ये जो फर्जी मूवमेंट थी ना, ये किसके बारे में थी? फर्जी मूवमेंट आपने ध्यान रखना है कि हाजी शरियतुल्लाह के द्वारा शुरू की गई थी। फरजाई आंदोलन में जो है वो मुसलमानों के लिए एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो था वो चलाया गया था, जिसका उद्देश्य जो अनिवार्य कर्तव्य हैं इनके ऊपर ध्यान केंद्रित करके और गैर इस्लामी प्रथाओं का विरोध करके इस्लाम धर्म को जो था वो शुद्ध करना था। तो मतलब इस्लाम की शुद्धि के लिए ये फर्जी मूवमेंट चलाया गया था। कौन सी शताब्दी में ये चलाया गया था? लगभग ये जो है वो 19th सेंचुरी में जो था वो चलाया गया था। लगभग ईस्ट बंगाल में ये चलाया गया 1818 के करीब, और ईस्ट बंगाल जो भी बांग्लादेश का भाग है वहां पर जो था ये चला था। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ फॉलोइंग कॉन्फ्रेंसेस लेड टू फ्रेमिंग ऑफ रियो डिक्लेरेशन। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से किस सम्मेलन ने रियो घोषणा को तैयार करने का नेतृत्व किया था? तो रियो घोषणा को जो तैयार करने का जो है वो नेतृत्व किया था वो अर्थ समिट के द्वारा किया गया था। ये जो अर्थ समिट हम पढ़ते हैं ये कौन से ईयर की अर्थ समिट है, और रियो डिक्लेरेशन कौन से ईयर की है? तो ये जो अर्थ समिट थी इसको रियो अर्थ समिट भी बोलते हैं। ये 1992 की थी, ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है, ये 1992 की थी। यहाँ पर क्योटो कॉन्फ्रेंस भी दिया गया है, क्योटो प्रोटोकॉल, ये 1997 का जो है वो आता है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी जो है वो दिया गया है। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो कौन से ईयर का जो है वो आता है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आपने ध्यान रखना है, ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये 1987 का जो है वो प्रोटोकॉल है, ये 1987 का प्रोटोकॉल है। यहाँ पर जो है वो दिया गया है यूएन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। तो ये जो यूएन की स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस थी ये कौन से ईयर में हुई थी? ये 1972 में जो था वो हुई थी। तो ये भी आपने कॉन्फ्रेंस ध्यान रखनी है। इसके अलावा कोई और भी ऐसे इम्पोर्टेंट समिट, इम्पोर्टेंट ऐसी मीटिंग्स हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, तो उसमें आपने ध्यान रखना है। एक तो आपने यहाँ पर जो है वो पेरिस जो एक क्लाइमेट समिट हुई थी,
पेरिस एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं, ये कब हुआ था? ये 2015 में जो था वो हुआ था। तो पेरिस का आपने ध्यान रखना। वियना कन्वेंशन हुई थी, वियना कन्वेंशन 1985 में जो था वो हुई थी। वियना के अलावा एक बेल्स कन्वेंशन हुई थी, बेसेल जिसको बोलते हैं, बेसेल कन्वेंशन। ये जो बेसेल कन्वेंशन हुई थी ये 1989 में जो था वो हुई थी। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी या फिर स्टॉकहोम कन्वेंशन हुई थी, स्टॉकहोम 2001 में हुई थी। एक हमने अलग से पढ़ी है जो हमने यूएन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस पढ़ी है, वो 1972 की है। एक स्टॉकहोम कन्वेंशन भी हुई थी जो 2001 की थी और इसमें बात की गई थी एलिमिनेटिंग परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। तो पीओपी जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट थे उनको एलिमिनेट करने की बात की गई थी। एक आप ध्यान रखिए किगाली जो अमेंडमेंट थी ये 2016 की थी, तो किगाली 2016 की हो गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्या बोलते हैं हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। तो नेशनल कमीशन फॉर जो शेड्यूल्ड कास्ट बनाया जाता है, बोलते हैं उसको हेड कौन करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अगर हम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की बात करते हैं तो इसको जो है वो प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो हेड किया जाता है। इसी तरह से आपको यहाँ पर और भी नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में ध्यान रखना है, क्या क्या बातें यहाँ से, क्या क्या पॉइंट यहाँ से याद रखे जा सकते हैं। अक्सर हम जब भी पॉलिटी पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये सब जो है वो पढ़ते हैं। तो ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आता ही है, पहले ये पता होना चाहिए, या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में हमारा इलेक्शन कमीशन आता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमिश्नर आता है और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट जो है वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आती है। और हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हो गया, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की अगर आप बात करते हैं तो ये आर्टिकल नंबर 338 के तहत स्थापित किया गया था। और ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट था ये कब बनाया गया, ये 2004 में जो था वो बनाया गया था। इसी तरह से हमारे पास नेशनल कमीशन फॉर वुमेन भी बनाया गया, ये 1992 में बनाया गया। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी बनाया गया, ये 1993 में बनाया गया था। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ये भी 1993 में ही जो था वो बना था। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाया गया था, ये भी 1993 में ही बना था। तो इस तरह के कमीशन भी कुछ बेसिकली आप ध्यान रखना कि कब कब बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें तो टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते, अगर आप स्टडी को लेकर सीरियस हैं और आप जो है वो चाहते हैं कि एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिले, तो इस टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। आप टेस्ट सीरीज को जो है वो टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोलते हैं नलगोंडा टेक्निक इज यूज्ड फॉर रिमूव व्हाट फ्रॉम वाटर। तो बोलते हैं कि नलगोंडा तकनीक एक इस्तेमाल होती है, इसका उपयोग पानी से क्या निकालने के लिए किया जाता है। तो पानी से फ्लोराइड निकालने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नलगोंडा तकनीक का उपयोग पीने के पानी से अतिरिक्त जो फ्लोराइड होते हैं उसको हटाने के लिए किया जाता है, जिसमें फिटकरी और चूने जैसे सरल रसायनों का उपयोग किया जाता है और फ्लोराइड आयनों को जो है वो अवक्षेपित किया जाता है, जिससे पानी पीने के लिए सुरक्षित हो जाता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पर पानी में फ्लोराइड की मात्रा जो है वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर होती है ये नालगोंडा तकनीक यूज, नालगोंडा तकनीक का आपने ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ये बोलते हैं 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट की ओर है, पासिस थ्रू विच सिटी। तो बोलते हैं कि स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो है वो बोलते हैं किस, इनमें से किस सिटी से होकर जो है वो गुजरता है। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम की आपने ध्यान रखना है कि ये जो है वो ये जो है वो मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ अगर टाइम की हम बात करते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इसको जो है वो बोला जाता है। यहाँ पर ध्यान रखें कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है IST जिसको हम बोलते हैं, ये 5 आवर 30 मिनट जो है वो GMT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से जो है वो आगे है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना है। यहाँ पर इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 5 घंटे 30 मिनट आगे है, इज अहेड ऑफ GMT।
तो ये भी पूछा जाता है कि कितने घंटे ये आगे है, तो ये 5 घंटे 30 मिनट जो है वो आगे है। अगर हम बात करते हैं इसी SMI के बारे में, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया के बारे में, तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बन सकते हैं। एक तो आपने ध्यान रखना है कि ये कहाँ कहाँ से होकर जो है वो गुजरता है। तो एक तो ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। अब देखिए जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये कितने स्टेट से होकर गुजरता है, तो ये इंडिया के 5 स्टेट से होकर गुजरता है। ये एक तो उत्तर प्रदेश से होकर, एक मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है, एक ये छत्तीसगढ़ से होकर गुजरता है, उड़ीसा से होकर गुजरता है और आंध्र प्रदेश से होकर जो है वो गुजरता है। दूसरी ओर आपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में भी जो है वो ध्यान रखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कितने स्टेट से होकर गुजरती है। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर हम बात करते हैं तो वो जो है वो इंडिया के 8 स्टेट से होकर जो है वो गुजरती है। जैसे कि कौन कौन से स्टेट हैं ये इंडिया के जहाँ से होकर ये गुजरती है, तो इसमें जो है वो राजस्थान आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, वेस्ट बंगाल आ जाएगा, त्रिपुरा आ जाएगा, मिजोरम आ जाएगा। अब क्वेश्चन एक ये भी बनता है, जैसे कि ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है ये मैप में ऐसे आपको देखने को मिलेगा। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम जो है वो आपको मैप में ऐसे को देखने को मिलेगा और ये जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है ये मैप में इस तरह से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट बनता है जहां पर स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटता है वो कौन सा स्थान जो है वो है, तो जहां पर ये मिलते हैं ना आपस में, ये कोरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में जो है वो मिलते हैं। तो ये भी ध्यान रखें, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं अ डैश अकर व्हेन अ गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड द रेवेन्यू दैट इट जनरेट एक्सक्लूडिंग मनी फ्रॉम बोरोइंग। तो बोलते हैं कि उसको क्या बोलते हैं जब किसी सरकार का कुल व्यय उस राजस्व से अधिक होता है जो वह उत्पन्न करता है। इसमें जो है वो एक्सक्लूड करना है, मतलब जो उधार से पैसा लिया गया है, जो बोरोइंग है उसको एक्सक्लूड जो है वो करना है, उसको छोड़ देना है। अगर हम बात करें कि कोई भी सरकार है जब उसका कुल व्यय, उसका जो कुल एक्सपेंडिचर है, कुल खर्चा जो है वो उसके टोटल रेवेन्यू से जो है वो ज़्यादा हो जाता है, तो उस स्थिति को जो है वो क्या बोलते हैं, उसको फिस्कल डेफिसिट जो है वो बोला जाता है। ऑप्शन ए इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऐसी स्थिति को फिस्कल डेफिसिट जो है वो बोलते हैं। तो ये फिस्कल डेफिसिट टर्म आपको पता होनी चाहिए। इसके ऊपर जब भी क्वेश्चन बनेगा तो एज सच ही जो है वो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं व्हाट डज द लॉरेंज कर्व इंडिकेट। तो बोलते हैं कि लॉरेंज कर्व जो है वो किसको इंडिकेट जो है वो करता है। तो लॉरेंज कर्व की अगर हम बात करते हैं कि ये किसको जो है वो किसको जो है वो कवर करता है या इंडिकेट करता है, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि किसको ये मेजर जो है वो करता है। तो ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो मेजर करता है। किसको करता है, ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करता है, या फिर ऑप्शन में ऐसे भी हो सकता है कि इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। तो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम भी जो है वो इसका सही होगा। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को जो है ये मेजर जो है वो करता है। इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन बनता है। लॉरेंज कर्व जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो इनकम का है इकोनॉमी में उसको जो है ये मेजर करेगा। और लॉरेंज कर्व जो है, जैसे कि आप मानिए कि इस तरह से जो है वो है लॉरेंज कर्व। यहाँ पर कैसे बनेगा, यहाँ पर मैं बनाता हूँ इसको एग्जैक्टली। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो है वो आपको, अब देखो ये जो यहाँ पर बनाया गया है एक डायग्राम आप कहेंगे, इसमें क्या है, इसमें ये 45 डिग्री की जो है वो एक लाइन बनाई गई है, एक एंगल जो है वो बनाया गया है। ये उस स्थिति में जो है वो आएगा यूज जब जो है वो किसी भी कंट्री में जो है सबके पास बराबर का पैसा जो है वो होगा। और आपको पता है कि ये कहीं पर भी पॉसिबल नहीं है, किसी भी इकोनॉमी में पॉसिबल नहीं है। इनइक्वालिटी तो है ही है, और इनइक्वालिटी को ये इस तरह से लॉरेंज कर्व दिखाएगा जो कि यहाँ पर इस तरह से बनेगा। अब इनके बीच में जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ही जो है वो कंट्रीज में इनइक्वालिटीज जो है वो आती हैं। तो एक तरह से ये लॉरेंज कर्व जो है वो बनता है। और लॉरेंज कर्व के बारे में आपने ध्यान रखना है कि इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए कंट्रीज अलग अलग तरह के इनिशिएटिव चलाती है। जैसे कि टैक्स जो है वो सरकार लेती है, प्रोग्रेसिव टैक्स सरकार लेती है। प्रोग्रेसिव टैक्स का क्या मतलब है कि सरकार जिसकी जितनी ज़्यादा इनकम होगी सरकार उससे जो है वो उतना टैक्स जो है वो लेगी। ठीक है, जिनकी ज़्यादा इनकम होती है उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जाएगा, ये जो है वो सरकार कहती है। तो इस तरह से आपको इसके बारे में, लॉरेंज कर्व के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए बेसिकली। भूले ना, तो मैंने ये ग्राफ थोड़ा सा आपको बनाकर यहाँ पर बता दिया। हमने रिवीजन के लिए जो है वो 1 लाइनर क्वेश्चन भी चलाए हैं, तो 1 लाइनर क्वेश्चन यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। बोलते हैं किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। तो
और अशोक ने जो है वो उपगुप्त के प्रभाव में आकर जो है वो बौद्ध धर्म को अपनाया था। पहले तो आपको पता है कि अशोक का जो स्टार्टिंग का कार्यकाल था वो काफ़ी एग्रेसिव रहा, परंतु फिर वो बौद्ध धर्म को अपनाता है और उपगुप्त के जो है वो प्रभाव में वो आकर अपनाता है। अगला देखिए, बोलते हैं यहाँ पर बनावली एक प्राचीन स्थल है जहाँ 1973 से 1974 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में है? तो बनावली जो है वो कौन से राज्य में आता है? हरियाणा में जो है ये आता है। आगे बोलते हैं, कौन सा गुप्त शासक शाहिद रवेश एवं जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था? तो औरंगजेब को जिंदा पीर भी जो था वो बोलते थे और शाहिद रवेश भी जो है वो इसको बोलते थे। किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था? तो हूणों को जो है वो स्कंदगुप्त के द्वारा जो था वो पराजित किया गया था। स्कंदगुप्त का नाम आपने ध्यान रखना है। अच्छा, एक नालंदा यूनिवर्सिटी आती है। नालंदा यूनिवर्सिटी किसके द्वारा स्थापित की गई थी? ये आप मुझे कमेंट कर कर बताएंगे कि ये यूनिवर्सिटी किसने स्थापित की थी। आगे बोलते हैं, किस गुफा में त्रिमूर्ति मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? तो ये जो है वो एलिफेंटा केव में जो है वो आती है। एलिफेंटा केव कौन से स्टेट में आती हैं वो आप कमेंट कर कर बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, कमेंट करने का मतलब ये है कि आपका भी रिवीजन, आपकी भी ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो साथ साथ में होनी चाहिए। अब एक अंतिम पड़ाव तक पहुंच रहे हैं, एग्जाम बहुत नज़दीक है, खासकर टीजीटी वालों का और जेवीटी वालों का, पटवारी वालों का भी एग्जाम आने वाला है, तो इसलिए अंतिम पड़ाव की ओर है। तो आप जल्दी से कमेंट कर कर बताइए। ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाती है जब सर्च करेंगे तब भी सीखने को मिलेगा। बोलते हैं, किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? तो फारसी भाषा में जफरनामा गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा जो था वो लिखा गया था। आगे बोलते हैं, मृगदाव यानी कि सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, ये आपने ध्यान रखना है। और इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको जो है वो धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जो है वो जाना जाता है। आगे बोलते हैं, गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता था, या फिर जिसने ये उपाधियां धारण की थी? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है वो इसको जो है वो बोलते थे। आगे बोलते हैं, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो गांधी जी ने यहाँ पर इंडियंस ओपिनियन नामक पत्रिका का जो है वो प्रकाशन किया था। आगे बोलते हैं, 30 मई 1919 को अपना अलंकरण को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? इनके अपनी जो उपाधि थी उसको जो है वो लौटाने वाले कौन थे? नाइटहुड की उपाधि लौटाई गई थी, वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लौटाई गई थी। तो टैगोर जी का नाम ध्यान रखें। आगे बोलते हैं, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन, बोलते हैं इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो था वो की गई थी वीडी सावरकर के द्वारा। वीडी सावरकर ने जो है वो इसकी स्थापना की थी। आगे बोलते हैं, वर्ष 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो इंडियन काउंसिल एक्ट में जो है वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की जो है वो स्थापना, इसकी जो है वो व्यवस्था जो था वो की गई थी। हमने 1909 के एक्ट के बारे में पढ़ा था कि इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि कॉम्युनल अवार्ड फॉर मुस्लिम की बात की गई थी। इसमें मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म की बात भी जो था वो की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं, किसके काल में इंडियंस पीनल कोड आईपीसी जो होता था अब इसका नाम चेंज हो गया है। सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीपीआरसी बोलते थे, ये पारित किए गए थे। तो ये लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान पारित किए गए थे, अब तो इनके नाम चेंज हो चुके हैं। आगे बोलते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 163 के तहत जो है वो की जाती है। बोलते हैं, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? तो ये आर्टिकल 71 में किया गया है। इसके ऊपर क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा था और टीजीटी में पूछा भी गया था स्टेटमेंट बनाकर क्वेश्चन कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो निर्णय होता है वो कौन करता है? अंतिम निर्णय वो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो करता है। यहाँ पर हम आर्टिकल भी पढ़ रहे हैं, आर्टिकल नंबर 71। आगे बोलते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो वो आर्टिकल 21 करता है। आगे बोलते हैं, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने
तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी कि स्टार्ड क्वेश्चन की यहाँ पर बात हो रही है। एक स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, एक अनस्टार्ड क्वेश्चन होते हैं। तो स्टार्ड क्वेश्चन 20 जो है वो पूछे जा सकते हैं। आगे बोलते हैं लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में जो है वो उपबंधित है? तो वो आर्टिकल नंबर 330 में जो है वो किया गया है। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र को कहते हैं? तो जॉर्डन नदी के क्षेत्र को जो है वो बोलते हैं भू क्षेत्र है। बोलते हैं वृहत ज्वार उस समय आता है जब पृथ्वी चंद्रमा सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं, तब ये वृहत ज्वार जो है वो आता है। आगे बोलते हैं भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो ये नागालैंड राज्य में जो है वो पाई जाती है। अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो ये कृष्णा नदी पर जो है वो बना हुआ है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर आधारित है, नाभिकीय संलयन के ऊपर है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा भी गया है पहले एग्जाम में, पटवारी के एग्जाम में, जब उस टाइम एजेंसी और थी, परंतु अब भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये स्टार्ड क्वेश्चन है, स्टार लगा दे तो इनको। आगे बोलते हैं मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो ये कोलन में बैक्टीरिया द्वारा जो है वो होता है। आगे बोलते हैं मेनिंजाइटिस यानी कि तानिका शोध नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मेनिंजाइटिस में जो है वो मस्तिष्क जो है वो प्रभावित होता है, माइंड ब्रेन या आप बोल सकते हैं ब्रेन यहाँ से प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन जिम्मेदार था? आप कमेंट कर बताएंगे। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, इससे पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।